दोस्तों, अगर आपके घर का एक भी इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाता है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो यकीन मानिए आप गरीबी की तरफ चले जाएंगे। नॉर्मली हम लोग कुछ सालों में कैश सेविंग की तरीके से 5 लाख 10 लाख रुपए बचा के रखते हैं, और आज कोई भी एक नॉर्मल सी बीमारी हो जाती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं 2-4 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए, उसमें ही करीब 4 लाख 5 लाख रुपए का बिल बन जाता है। मुझे याद है, मेरे परिवार में जब मेरा बड़ा वाला बेटा कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होता था, और ये करीब 6 से 7 साल पहले की बात है, हर बार 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का बिल आता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में, इसी तरीके से मुंबई में, बेंगलोर में, हर जगह पर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से बिल मिलते हैं, सिमिलर से खर्चे मिलते हैं। अगर आप टीयर 2 सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मेडिकल बिल थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ऑलमोस्ट सिमिलरिटी मिलेगी। हो सकता है गांव में, हो सकता है किसी बहुत ही रूरल सिटी में आपको कम मेडिकल बिल मिल जाए, या हो सकता है कम खर्चे में आपका इलाज हो जाए, लेकिन वहाँ पर आप इलाज कराना नहीं चाहते। इलाज कराने के लिए आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन ट्रीटमेंट, बेहतरीन केयर की जाए। दोस्तों, वैसे तो ये जो हेल्थ सेक्टर है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट आपको हेल्थ का कवर दे, आपके इलाज की, आपके चिकित्सा की व्यवस्था कराए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको टैक्स बेनिफिट दे देती है और कहती है कि आप हमारे भरोसे मत बैठिए, हेल्थ इंश्योरेंस अपना जरूर करा के रखिए। अब समझते हैं हाउ हेल्थ इंश्योरेंस वर्क्स। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसका हर साल का एक प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम मतलब कुछ हम मंथली या ईयरली पैसे उसको देते हैं, और बोलते हैं कि हम आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, अगर हम कभी बीमार हुए, अगर हम कभी हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तो आपको उसके बदले हमारा इलाज कराना पड़ेगा, इलाज का खर्चा उठाना पड़ेगा। और अगर हम बीमार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो पैसे आप रख लेना। दोनों के लिए अच्छा अच्छा है। आप हर महीने 500 रुपये, 1000, 1500 रुपये देते हैं, और अगर कभी 5 लाख 10 लाख की ज़रूरत होती है, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आपको मिल जाता है। आपके लिए भी बेनिफिशियल है, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ये कंपनीज हैं, इनके लिए भी बेनिफिशियल है कि सब लोग तो बीमार नहीं पड़ते, सबको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो नहीं पड़ती। जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए केवल उनका खर्चा है, बाकी वो प्रीमियम सबसे ले रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? हम आज के समय में अपने बाकी खर्चों से इतने जूझ रहे हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है और किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अपने खर्चों को मैनेज करने में। जैसे आप सेविंग्स कर रहे हैं, आप कुछ पैसे जोड़ रहे हैं हर महीने, और आपने 10 लाख रुपए जोड़े। आपने 10 लाख रुपए या तो अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़े हैं, या आपको शादी करनी है बच्चों की, बच्चों का एजुकेशन करना है, उसके लिए जोड़ रहे हैं। क्या कभी जरूरत पड़ने पर आप 5 या 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते इलाज पे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर सारे पैसे लगा देंगे तो जो बाकी आपकी प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए, मतलब वो मेंबर जो आपके घर में अर्निंग है, केवल उसके लिए नहीं, जितने भी मेंबर्स हैं घर में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, नॉर्मली 2 तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो आपको इंडिविजुअल बेसिस पे कवर करता है। जैसे मान लीजिए मेरे घर में कुल 5 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा और मेरे पेरेंट्स। अब ये मेरे घर में जो टोटल 5 लोग हैं, या तो मैं इन पांचों का सबका अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूं। तो जब सबका हेल्थ इंश्योरेंस मैं अलग ले लूंगा, तो जब जो बीमार पड़ेगा उसके हेल्थ इंश्योरेंस की मैं यूज कर लूंगा वहां पे। ये नॉर्मली महंगा होता है, क्योंकि आपको 5 लोगों के लिए अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। अब उसके लिए कंपनीज भी सजेस्ट करती हैं, हमारे लिए भी एक ऑप्शन है फैमिली फ्लोटर लेना। फैमिली फ्लोटर का क्या ऑप्शन होता है? मैंने बोला कि मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस लूंगा 10 लाख का मान लीजिए, और उसमें मेरा पूरा करीब परिवार कवर होगा। इसका प्रीमियम इंडिविजुअल से थोड़ा सा तो ज्यादा होता है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल में सबके लिए ले लेते हैं, उससे सस्ता पड़ता है। मतलब एक लोगों का प्रीमियम, अगर एक आदमी का इंडिविजुअल का प्रीमियम मान लीजिए 100 रुपए है, तो 5 लोगों का 500 रुपए प्रीमियम आपका जा रहा है। लेकिन आप फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो ये 500 रुपए ना पड़ के 400 रुपए, 350 रुपए के आसपास पड़ता है। यहां पर घाटा इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। घाटा या प्रॉब्लम यहां पर होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया,
जब आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेंगे तो सबके लिए 10 लाख का कवर है। फैमिली फ्लोटर में पूरी फैमिली का मिलाकर 10 लाख का कवर है। लेकिन एक बार में, एक ही साल में 5 के पांचों लोग हॉस्पिटलाइज हो जाओ, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे लिए ठीक है, चलो 10 लाख का एक इंश्योरेंस लिया हुआ है, इस साल इनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, अगले साल किसी दूसरे को जरूरत पड़ी तो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का एक और बेनिफिट होता है टैक्स में बेनिफिट। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो करीब 25,000 रुपए, और सीनियर सिटीजन्स का अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 50,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट भी ये कह रही है मेरे भरोसे मत बैठो, हेल्थ इंश्योरेंस अपना खुद का ले लो। एक तो ये टैक्स डिडक्शन में आपके काम आता है, मतलब टैक्स सेविंग में काम आता है। दूसरा, आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक पॉलिसी हो जाती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए मैं किसी भी कंपनी में जाऊं और उनको बोलूं कि ये वाला हेल्थ इंश्योरेंस मुझे दे दो या एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, इसमें इतना दिमाग मारने की क्या जरूरत है? मतलब एक मैं डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए क्यों बना रहा हूं कि आपको मैं बताऊं हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेते हैं? ये तो बहुत इसीलिए सा क्वेश्चन है। एक्चुअली नहीं, नॉर्मली होता क्या है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और जब आप उसका क्लेम लेने जाते हैं, जब आपको एक्चुअल जरूरत पड़ती है, बहुत सारे केसेस में बहुत सारी चीज़ों को कह के, बहुत सारे रीजंस दे के आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। या 10 लाख का आपने कवर लिया है, आपका बिल भी 10 लाख का होगा, लेकिन आपको केवल बोला जाएगा कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए ही आपको इसमें मिलेंगे, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगे, बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। या ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपको नहीं पता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो नॉर्मली खरीद लिया और आपको ये बताया गया कि ये 20 लाख का या 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपका है। अब आपको एक बीमारी हुई, जब आप उस बीमारी का इलाज कराने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये बीमारी तो इसमें कवर ही नहीं थी, और आपको पता भी नहीं है, आपको ये तो नहीं पता है ना कि बीमारी कौन सी होने वाली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको समझते हैं, जब आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कवर है, कौन सी चीज़ यहाँ पर नहीं कवर है, तो अपने आप को आप प्रिपेयर कर पाते हो। और जब आपको पैसे देने ही है, मतलब अगर मुझे पैसे देने ही है तो मैं वो वाला इंश्योरेंस लूँ ना जिसमें सारी चीज़ें कवर हो, या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर है, कम से कम बेवकूफ़ मैं बनूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कौन सी है वो चीज़ें, एक एक करके बात करते हैं। और इसे पूरा वीडियो आपको देखना है। आपको मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखना है, और मैं एक लाइव आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज कर रहे हैं, उसका एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। नॉर्मली ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप किस सिटी में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वहाँ के खर्चे कैसे हैं, आपको कैसी हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। जिससे लोगों का प्रेफरेंस भी होता है। कुछ लोगों का प्रेफरेंस है कि मैं नॉर्मल एक हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा लूँगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नहीं, जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं उनके शहर की, वहाँ पर उनको जाकर ट्रीटमेंट कराना है। इन दोनों चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा कि आपके कोई प्री डिसीज तो नहीं है, मतलब आपको पता है कि हाँ मेरे खाने पीने का तरीका ऐसा है, मेरी ऐसी लाइफस्टाइल है, कुछ दिनों में तो मुझे बीमारी होगी ही होगी। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट अलग अलग हो सकता है। ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना ही चाहिए। ये एक नियम है। दूसरा नियम है, जिस शहर में आप रहते हैं वहां पर जो पूरा हार्ट सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट की आपको कॉस्ट देखनी है, जितनी कॉस्ट आती है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, उतने का हेल्थ इंश्योरेंस आपको होना ही चाहिए। तीसरा तरीका है कि जितनी आपकी एनुअल सैलरी है, जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उसका 2 गुना, और अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तब 2 गुना वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, 50 लाख से कम है तब उसका 2 गुना, उतना अमाउंट आपका होना चाहिए। मैं नॉर्मली सबको सजेस्ट करता हूं कि 10 लाख से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम आपका होना ही चाहिए अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं। 2-3 लाख 4 लाख रुपए पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा होते हैं। और तीसरी चीज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोट
करके रखनी है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लोग ले रहे हैं तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने ध्यान में देनी ही देनी है। पहली चीज़, सब लिमिट। अब सब लिमिट क्या होता है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे या जिस एजेंट के थ्रू आप ले रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी एग्रीगेटर मार्केट प्लेस से ले रहे हैं, मार्केट प्लेस मतलब जैसे पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं किया है, डिस्क्लेमर। बट मान लीजिए आप पॉलिसी बाजार से खरीद रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं, उनसे आप पूछिए, वहाँ पर देखिए इनकी सब लिमिट क्या है, और आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उस डॉक्यूमेंट में भी आपको चेक करना है सब लिमिट। सब लिमिट्स क्या होता है, तो नॉर्मली अलग अलग तरीके के बीमारियों पर सब लिमिट लग जाता है। जैसे टोटल तो कवर आपने ले लिया है 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, एक जो आपने सम हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, लेकिन उसमें सब लिमिट लगी हुई है कि आप कैंसर का इलाज कराएंगे तो केवल इतने का खर्चा मिलेगा, आप आईज के ऑपरेशन कराते हैं तो केवल इतना खर्चा मिलेगा, अगर आप घुटने चेंज कराते हैं तो उसका इतना खर्चा मिलेगा। ये सब लिमिट होता है। नॉर्मली आपको बहुत ऐसी चीजें हैं जो जैसे रोबोटिक सर्जरी, एडवांस सर्जरी, इसको छोड़कर बाकी किसी भी तरीके की सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज ध्यान देने वाली है। मतलब सब लिमिट बाद में आपको प्रॉब्लम करती ही करती है, क्योंकि आप पैसे इसीलिए तो दे रहे हैं ताकि समय पे आप अच्छे से इलाज कर पाए, अपने मन मर्जी के हिसाब से इलाज करवा पाए। तो ये सब लिमिट वाली चीज मुझे समझ में नहीं आती है, और मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको भी सब लिमिट्स नहीं लेनी चाहिए, या ऐसी पॉलिसीज को नहीं चूज करना चाहिए जिसमें सब लिमिट्स है बहुत सारी चीजों के लिए। अगर कुछ सब लिमिट्स है उसको आप देख लीजिए, 2-1 सब लिमिट्स है, ओके, आपको समझ में आता है कि हाँ ये सब लिमिट्स ओके है तो ठीक है, बट ज्यादातर बीमारियों के लिए सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट रिमेंबर करने के लिए, रूम रेंट कैप। अब रूम रेंट कैप क्या होता है? रूम रेंट बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या आपके घर का कोई सदस्य एडमिट हो रहा है, तो हर रात का 1 दिन का उसका एक रूम रेंट होता है कि मतलब ये 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, 15,000 रुपये इसका रूम रेंट है। नॉर्मली जितना आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसका 1% उसका मतलब एक कैप होता है। मतलब अगर आप 10 लाख का आपका इंश्योरेंस है तो 10,000 रुपये पर नाइट से ज़्यादा का रूम रेंट आप नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कभी भी रूम रेंट का कैप जहां पर है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और आपकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आपने बोला कि ठीक है जी 10,000 रुपये का कैप है और मैं 12,000 वाला रूम मुझे समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, मैं 12,000 वाला ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? 2,000 रुपये अपने पास है, अगर मान लीजिए मैं 5 दिन रुक रहा हूँ तो 5 दूनी 10,000 रुपये मेरी जेब से जाएंगे, और अगर टोटल 5 लाख का बिल बनता है तो 4,90,000 रुपये तो कंपनी दे ही रही है इंश्योरेंस। ऐसा नहीं होता। अब इसमें गणित क्या होता है, आपका रूम 12,000 रुपये का है, आपको मिल रहा है 10,000 रुपये, मतलब करीब 84% के आसपास आपको मिल रहा है। तो जो टोटल बिल बनेगा उसका केवल 83%, 84% ही आपका रिम्बर्स होगा। एक्चुअली डॉक्टर की फीस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सारा रूम रेंट के हिसाब से लिंक्ड होता है। महंगा रूम ज्यादा खर्चे, सेम चीज के ज्यादा एक्सपेंस, सस्ता रूम सेम चीज के कम खर्चे। तो आपको रूम लिमिट नहीं, आप प्रीमियम दे रहे हो अपने मतलब अपने कंफर्ट के लिए, और जब आपको जरूरत हो उस टाइम पे आपको पैसे ना खर्चने पड़े। पता लगा उस हॉस्पिटल में आपका जो कैप है, रूम रेंट का जो कैप है, वो रूम ही अवेलेबल नहीं है, अब आप ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होती है। इसको अवॉइड करने के लिए, और वो 1,000 रुपये का डिफरेंस नहीं होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया 2,000 रुपये का डिफरेंस नहीं होगा, काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि सारे खर्चे रूम रेंट से लिंक्ड होते हैं। तो आपको रूम रेंट की लिमिट नहीं लेनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसमें रूम रेंट की लिमिट हो आपको नहीं लेनी चाहिए, हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अब अगली चीज पे जाते हैं, कोपे। कोपे क्या होता है? जो पॉलिसी होती है वो बताती है कि इसमें 20% का कोपे होगा, उसका प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। कोपे का मतलब होता है कि 20% आपको देना है, 80% वो कंपनी देगी, या जितना भी परसेंटेज उसमें लिखा हुआ है। मैं 20% एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है 30% लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है 10% लिखा हो। नॉर्मली 20-25% कोपे का ऑप्शन होता है। अब वो बोलेगी कि 10 लाख का अगर इंश्योरेंस हुआ, 10 लाख की पॉलिसी आपने ली और 10 लाख का बिल भी आया, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको देने हैं, बाकी 8 लाख रुपए कंपनी दे देगी।
मुझे नहीं लगता कोपे का कोई कॉन्सेप्ट, और ये क्यों कॉन्सेप्ट है समझ में आता है। लोग लेते भी, लोग वो 200 रुपये 300 रुपये पर मंथ का प्रीमियम कम करने के चक्कर में कोपे ऑप्ट कर लेते हैं। बट जब मैं अगर प्रीमियम दे रहा हूं तो मैं क्यों चाहूंगा कि ऐन मौके पे जब मुझे जरूरत है उस टाइम पे मुझे कुछ पैसे देने पड़े। और ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोपे में बहुत सारी चीजें हैं, वो बेसिकली फिर वो लिमिट सब लिमिट डिडक्शन वो दोनों को बाइफरकेट के विच ओवर इज लेस वो वाला कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, रूल लग जाता है, तो काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। आपको ऐसा कोई भी प्लान जिसमें कोपे है मैं नहीं सजेस्ट करता, या मतलब मैं नहीं लूंगा अगर मुझे लेना है तो। अगली चीज है वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड कई सारी तरीके के होते हैं और उसमें कुछ जेन्युइन भी होते हैं। जैसे हर चीज के लिए नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब आज आपने पॉलिसी लिया तो आप कल जाके एडमिट नहीं हो सकते, और ये सही भी है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कभी लेंगे नहीं। जब उनका एक प्री प्लान ऑपरेशन होना है, उनको पता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऑपरेशन लेना है, और आज उन्होंने हेल्थ प्रीमियम लिया और 10,000 रुपये की पॉलिसी ली, 10,000 रुपये प्रीमियम उसका भरा, और अगले दिन जाके हॉस्पिटल में लेट गए और बोला कि अब जी मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो। तो ये तो प्रैक्टिस सही नहीं है। तो सही है वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन वेटिंग पीरियड, नॉर्मल वेटिंग पीरियड अभी हम बात कर रहे हैं 30 डेज का होता है ज़्यादातर केसेस में। बट उसमें आपको देखना है एक्सीडेंट्स कवर है कि नहीं। एक्सीडेंट्स डे 1 से कवर होने चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो आपका प्लान होता नहीं है। और जब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि 30 दिन का मैं वेट करूं तब जाके किसी गाड़ी के सामने आऊंगा और अपना एक्सीडेंट करा लूंगा। ऑफ कोर्स लॉजिकल नहीं है। एक्सीडेंट्स कवर होने चाहिए नॉर्मल वेटिंग पीरियड में भी। दूसरा, क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड। अब क्रिटिकल इलनेस क्या है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो क्रिटिकल होती हैं, जैसे कैंसर है, HIV है, इस तरीके की, उसका भी वेटिंग पीरियड। मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते ठीक है 30 डेज का वेटिंग में ले लूंगा, आपको पता है कि आपको कैंसर है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और आपने बस आज प्रीमियम लिया, आज पॉलिसी ली, और 2 महीने 3 महीने बाद आप चले गए और अपने आप को एडमिट करा लिया हॉस्पिटल में। तो ये प्रैक्टिस गलत है। इसलिए क्रिटिकल इलनेस की भी वेटिंग पीरियड होती है। नॉर्मली ये 2 साल से 3 साल ज़्यादातर केसेस में होता है, विच इज़ ओके। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब भी आप क्रिटिकल इलनेस में क्या क्या चीज़ें हैं ये जरूर आप डिफाइन करा लीजिए। अदरवाइज ये हॉस्पिटल्स या ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको कई बार ये बोलेंगी, कुछ भी आप मान लीजिए आपको नॉर्मल कोई सी प्रॉब्लम है और आप उसके लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, ये बोल सकते हैं कि ये क्रिटिकल इलनेस है। तो क्रिटिकल इलनेस आपके डॉक्यूमेंट में डिफाइन होना चाहिए, जो भी हो, 2 4 10 बीमारियां जो भी, अब आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं या नहीं बीमारियां हैं। क्रिटिकल इलनेस ओके, 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड इज ओके, बट कौन कौन सी बीमारियां हैं ये डिफाइंड होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। एक और होता है स्लो ग्रोइंग डिसीज। स्लो ग्रोइंग डिसीज मतलब जैसे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट ब्लॉकेज या कुछ ऐसा होगा, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम नॉट श्योर। स्लो ग्रोइंग डिसीज में भी 3 साल का नॉर्मली वेटिंग पीरियड होता है, और क्रिटिकल इलनेस में तो आप डिस्क्लोज कर दो उसके बाद भी वेटिंग पीरियड होता है। स्लो ग्रोइंग में क्या होता है कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके बाद भी वेटिंग पीरियड है, क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है जी आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, आपको बीमारी उस टाइम पे थी भी नहीं, अब आज हो गई बीमारी, उसके बाद भी हम इसको कवर नहीं करेंगे 3 साल तक या 4 साल तक। तो स्लो ग्रोइंग डिसीज में भी कौन कौन सी बीमारियां वो कंसीडर कर रहे हैं या पॉलिसी वाले कंसीडर कर रहे हैं, ये जरूर आपको चेक करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज बहुत झोल करते हैं, ऑल अदर डिसीज ऐसा लिख देंगे। अब ऑल अदर में उन्होंने 4 बता दिए, बाकी ऑल अदर डिसीज लिख दिया, नॉट कवर्ड। तो अब ऑल अदर में तो कुछ भी आपको पता भी नहीं ना कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, या कौन कौन सी बीमारी कल को निकलेगी, कौन कौन सी बीमारी कल को आएगी, आपको ये भी नहीं पता। तो वो चीज आपको कंसीडर करना है, वो चीज आपको देखना है। अगला है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट बेसिकली नॉर्मल, इसमें 9 मंथ टू 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है ज़्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में, कि अगर आपको मैटरनिटी का बेनिफिट लेना है, डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी का बेनिफिट लेना है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिलीवरी से 2 दिन पहले आपने एक पॉलिसी ले ली और एडमिट हो गए, तो विच इज़ फाइन। बट मैटरनिटी बेनिफिट आपको चाहिए या नहीं चाहिए उस बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं, उस पर प्रीमियम पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है आपके लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसी और वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आजकल चल रहा है, रीएश्योरेंस का या रीस्टोर ऑफ द कवर। मतलब आपने 10 लाख रुपए का एक कवर लिया हुआ है, वो 10 लाख का कवर आपका एग्जॉस्ट हो गया, मतलब आपकी फैमिली में 5 लोग थे, एक बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया और वो पूरा का पूरा कवर आपका खत्म हो गया, मतलब एग्जॉस्ट हो गया। अब दूसरे बंदे के लिए नहीं बचा कुछ या दूसरी बीमारी के लिए नहीं बचा, तो उस केस में बहुत सारी कंपनीज आपको रीस्टोर का बेनिफिट देती हैं। रीस्टोर का बेनिफिट मतलब आपने 10 लाख का कवर लिया था, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पूरा का पूरा आपने यूज कर लिया, बाकी के बचे हुए 2 या 3 महीने जो बचे हुए हैं उसके लिए वो दोबारा से 10 लाख आपका कवर बिना किसी पैसे को लिए हुए कर देंगे, ताकि अगर आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप देख सकें। लेकिन अब ये इतनी अच्छी चीज़ लग रही है तो जाहिर सी बात है कुछ तो झोल है, तो इसमें कई सारी हिडन कंडीशंस होती है, वो आपको जानना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछना चाहिए अपने एजेंट से, या अगर आप खुद डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं तो देखना चाहिए कि रीस्टोरेंट की क्या क्या कैपेसिटी है। तो नॉर्मली उसमें क्या होता है कि रिलेटेड बीमारी से नहीं होगा, मतलब आप एक बीमारी के लिए एडमिट हो गए, सेम बीमारी के लिए अब दोबारा एडमिट नहीं हो सकते, या आपने एक बंदा ले लिया अपना कवर एग्जॉस्ट कर चुका, वही बंदा दोबारा बीमार नहीं हो सकता। तो जो भी इसके टर्म्स और कंडीशन है वो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये देखने से आपको बहुत डिफरेंस हो जाएगा, आप कम से कम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, आपको पता होगा कि ये आपके लिए सही है या सही नहीं है, तो ये एक चीज़ आप कर पाएंगे। और एक होता है जोनल पॉलिसी और पैन इंडिया पॉलिसी। नॉर्मली जैसे हमारा आधार कार्ड अपने गांव का या होम टाउन का बना हुआ है, अब आपने क्या किया, शहर में आप रह रहे हैं, आपने सोचा कि चलो मैं गांव का एड्रेस डाल देता हूं क्योंकि वहां का एड्रेस डालने पर पॉलिसी का प्रीमियम कम दिखाई दे रहा है, यहाँ का एड्रेस डालने पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो वो पॉलिसी पैन इंडिया नहीं है, वो जोनल पॉलिसी है। मतलब वो पॉलिसी उसी एड्रेस के आसपास एप्लीकेबल होगी, जब आप दूसरी जगह पर उस पॉलिसी से आप एडमिट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी और उसमें कोपे लग जाएगा, तो करीब 20% के आसपास आपको खुद से देना होगा, विच इज़ नॉट ओके ऑफ कोर्स। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, कभी भी जहां पर आपको इलाज लेना है, जहां पर आपको रहना है, या तो वहां का एड्रेस डालें, और बेहतर है, बेस्ट है कि आपको पैन इंडिया पॉलिसी लेनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी जो पैन इंडिया एप्लीकेबल है, किसी स्पेसिफिक जोन में एप्लीकेबल है, ऐसी पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। आप आज यहाँ पर है, कल आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कहीं दूसरी जगह पर जॉब के लिए जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको कंसीडर करना चाहिए। एक और पॉइंट है एक्सक्लूजन्स। नॉर्मली हर पॉलिसी में, और ये मैं बोलूँ हर पॉलिसी में एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूजन का। मतलब कुछ चीज़ें एक्सक्लूज होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती ही नहीं है उस पॉलिसी में। वो चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सक्लूजन्स में है। आप डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करें तो उस एजेंट से भी बात कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जेंडर चेंज का ऑपरेशन आप करा रहे हैं, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़े गए और फिर आपने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना चेहरा बदल लिया, तो ऐसी चीज़ें कवर नहीं होती इंश्योरेंस में, विच इज़ ओके। लेकिन एक्सक्लूजन के नाम पे बहुत बार बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी चीज़ें डाल देते हैं जो जेन्युइन आपको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन आपको मिलना चाहिए था, उसको भी हटा देते हैं। तो वो चीज़ आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि आपके पॉलिसी में एक्सक्लूजन्स कौन कौन से हैं। दो और बेनिफिट उसके बाद हम आपको एक बारी स्क्रीन शेयर करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें पॉलिसी चूज करनी चाहिए। आजकल कैशलेस का मतलब है कि कैशलेस आपको हॉस्पिटल मिल जाए, तो बहुत सारी कंपनी जो इंश्योरेंस देती हैं वो केवल कैशलेस देती है और केवल इम्पैनल हॉस्पिटल में देती हैं। आपको दोनों के लिए नो 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 करना है, केवल कैशलेस नहीं चलेगा। अब आपका एक्सीडेंट हो गया तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप उस हॉस्पिटल में ही जाएं जो इम्पैनल्ड है। तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं वहां पर कैशलेस हो जाता है तो ओके है। इम्पैनल हॉस्पिटल नहीं है, बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर आप जाए तो आपका इलाज हो जाए, बाद में आप रिम्बर्स कर पाए, ऐसी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। ओनली कैशलेस नो, ओनली इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नो। ओके दोस्तों, तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी और मैं फटाफट यहाँ पर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आपको बताता हूँ। ऐसे होम पेज आपको दिखेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे जाना है,
और मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया है, आपको मतलब कुछ नाम वाम वो सब डालना है। उसके बाद आपको इस पेज पर आ जाएंगे कि किसके किसके लेना है। मैंने सेल्फ ले लिया, वाइफ ले लिया, 2 बच्चे ले लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है अपने पेरेंट्स का भी, तो मैं उनका अलग लूँगा, क्योंकि नॉर्मली जो पॉलिसी होती है, जो उस ग्रुप का, उस फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, उसके हिसाब से प्रीमियम होता है। आपके पेरेंट्स का प्रीमियम हमेशा ज़्यादा होगा, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करना है। अगर आपके पेरेंट्स भी हैं और आप और आपके बच्चे भी हैं, तो एक पॉलिसी आप और अपने बच्चों का ले लीजिए, एक पॉलिसी अपने पेरेंट्स का ले लीजिए अलग, तो प्रीमियम आपको इकोनॉमिकल मिलेगा। ओके, सेल्फ, वाइफ, 2 सन्स, ये मैंने ले लिया। मैंने अपनी एज डाल दी 38 ईयर्स, वाइफ की एज 36, बड़ा बेटा 8 साल का, छोटा बेटा 2 साल का, ठीक है, क्विक। और मैंने अपनी सिटी डाल दी नोएडा, और ये नंबर सब कुछ ओके, कूल कूल, ये दिख गया। अब ये पूछ रहा है कि कोई भी मुझे बीमारी है। आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हुए गलत या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, नहीं देनी होती, नहीं देनी होती, कसम खा लीजिए। हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। हो सकता है 200 रुपये प्रीमियम आपका बढ़ जाए, लेकिन आप सुखी रहोगे ज़िंदगी में, बहुत आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका मैं खुद गवाह हूँ कि ये बेनिफिट मिलता ही है। हालांकि मुझे बीपी कभी कभी रहता है, बाकी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है। अब मैं प्लान देखूंगा। सबसे पहले आपको ये प्लान यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ पर फिल्टर्स पे चले जाओ, फिल्टर्स ओपन कर लो। कवर आपको कितना लेना है, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 से 24 लाख के बीच का प्रीमियम लूँ, तो ये मैं देखूंगा। रूम रेंट टाइप मैं नो लिमिट चूज करूंगा, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा नो रूम रेंट लिमिट आपको चूज करना ही करना चाहिए। पॉलिसी बेनिफिट, हाइपरटेंशन कवर, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर होना चाहिए, पोस्ट कवर होना चाहिए, डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होना चाहिए। डे केयर का होता है, कई बार कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें आपको पूरे मतलब एक रात एडमिट होने की जरूरत नहीं होती। तो कॉमेडी वाला सीन क्या होता है कि आपको जरूरत है केवल दिन में, आप दिन में गए, आंखों की सर्जरी है, आपने वो सर्जरी कराई और शाम तक आप डिस्चार्ज हो गए, लेकिन आपको अगर डे केयर ट्रीटमेंट नहीं इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको पूरी रात एडमिट रहना पड़ेगा बिना मतलब। तो मतलब मुझे नहीं रहना है, तो मैं डे केयर ट्रीटमेंट भी सिलेक्ट करूंगा। नो क्लेम बोनस, ओके ठीक है, रिस्टोर बेनिफिट भी चूज कर लेता हूँ। फ्री हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप कई बहुत सारी कंपनीज देती हैं, आपको फ्री हेल्थ चेकअप लेना चाहिए और हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कराना चाहिए जरूर। नॉर्मली ये 2 से 2,500 रुपये हो जाता है, और मान लो आप 10 साल या 20 साल 15 साल के बाद कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब ये कंपनी आपको मना करती है कि मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकता क्योंकि ये बीमारी आपने बताई नहीं, तो ये फाइल जो आपके मेल पे पड़ी हुई है, आप ले जाके उनके मुंह पे फेंक मारेंगे और बोलेंगे मैं हर साल हेल्थ इंश्योरेंस से ही हेल्थ चेकअप कराता हूँ, तुम्हारे ही पैसों से चेकअप कराता हूँ, और मुझे कोई बीमारी नहीं निकली, मेरी गलती नहीं है। ओके, तो ये हो गया। मैटरनिटी कवर आपको चाहिए नहीं चाहिए आपको देखना है। प्रीमियम, मैं कह रहा हूँ प्रीमियम का प्रेफरेंस आप मत लो, क्योंकि सारे मज़े भी चाहिए और प्रीमियम भी चाहिए, तो ये सही नहीं है। पोर्टेबिलिटी, आपको पोर्ट कराना है नहीं, मैं अभी नए प्लान के हिसाब से देख रहा हूँ। मैटरनिटी कवर नो प्रेफरेंस। एग्जिस्टिंग डिसीज कवर, 1 ईयर का एग्जिस्टिंग डिसीज कवर हो तो ठीक है, 2 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने यहाँ पर पॉलिसी पीरियड 1 ईयर चूज किया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिल्टर्स आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पर ये दिख रहा है 10 लाख रुपए का कवर है और 1,300 रुपये पर मंथ की आपकी बन रही है। एनुअली 15,000 का यहाँ पर बन रहा है, 10 लाख का ये भी है, 24,000 एनुअली बन रहा है, 2,000 पर मंथ बन रहा है। तो ठीक है, इसमें मतलब आप जो भी चाहो वो चूज कर सकते हो। एज में सारी चीज़ें आपने डाल दी है। मैं एक ओपन करूंगा और उसको फिर आपको एक बारी डिटेल आपको समझा देता हूँ। तो ये नीवा बूपा क्या है, न्यू एश्योरेंस डायरेक्ट प्लान है, 10 लाख का कवर है, 24,000 साल का मिलेगा, मतलब 2,000 रुपये पर मंथ आपको मोटा मोटा देने हैं। हाईलाइट देख लेते हैं। क्लेम पेड विद इन 3 मंथ्स 100%। रूम रेंट लिमिट एनी कैटेगरी में है, रूम रेंट लिमिट, हाँ ठीक है, ओके। कैशलेस हॉस्पिटल्स है, कोपे बिल्कुल जीरो है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, डे कवर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एम्बुलेंस चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस क्या है, बेसिकली
अगर आप एम्बुलेंस से जाना चाहते हैं हॉस्पिटल किसी क्रिटिकल केस में, बट 10 लाख की लिमिट क्यों है? क्योंकि एयर एम्बुलेंस भी आपको मिलता है, मतलब आप एक सिटी में है, दूसरी सिटी में आपको जाना है और दूसरी सिटी में आपको मतलब वो अपना क्लेम लेना है, तो वहाँ पर मिड ईयर मेंबर एडिशन बढ़िया है। ये सारी चीज़ें मतलब आपको दिख रही है। क्रिटिकल इलनेस 3 ईयर का है, वेटिंग पीरियड नॉर्मल चीज़ों के लिए स्पेसिफिक 2 महीने, और उन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि कौन कौन सी है, तो वो ठीक है, मतलब आपको पहले से प्रिपेयर्ड हो। वर्ल्ड वाइड कवरेज नहीं है तो ठीक है, मुझे दुनिया में दूसरी जगह पर नहीं चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट भी है, मतलब आयुर्वेदा वगैरह का ट्रीटमेंट आप लेते हैं उस पर भी है। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन पे है। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन पे नहीं है, बट अगर आपको एनिमल बाइट करता है तो आपको जरूर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मैटरनिटी कवर इसमें नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, अगर जिसको चाहिए तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ओके, तो 24,000 रुपये 10 लाख का कवर है, 4 लोग कवर है इस पैकेज में, विच इज़ मतलब मुझे ठीक लग रहा है। मुझे रेस्टोरेंट कवर भी है, मतलब 10 लाख अनलिमिटेड टाइम एन ईयर, बोथ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप एक बीमारी के लिए एडमिट हुए, सेम बीमारी के लिए अगर दोबारा एडमिट होते हैं तो वो भी कवर है, दूसरी बीमारी के लिए आते हैं तो वो भी कवर है, तो विच इज़ ओके। तो ठीक है, मुझे सही लग रहा है, मैं प्रोसीड टू पे करूँगा। और मुझे अगर 2 साल का एक बार में पेमेंट कर दूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा, 3 साल का कर दूंगा तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें राइडर्स का ऑप्शन होता है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। राइडर्स क्या क्या है? डिसीज मैनेजमेंट कैब आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और देखते हैं क्या क्या राइडर में है। एक ही सेफ गार्ड है, नॉन पेबल आइटम, बेसिकली जो आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो कई बार सिरिंज, रुई, कॉटन, ये सब चीज़ें उसमें नहीं इंक्लूड होती है, तो इसका भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि इसको आप ऐड कर लोगे तो ये भी कवर होगा। मुझे नहीं लगता। डिस्काउंट वाले फीचर आप देख लीजिए कैसे डिस्काउंट है, मैं आपको बस केवल वो बता रहा हूँ। सुपर टॉपअप एक ऐसी चीज़ है जो आप देख सकते हैं। टॉपअप और सुपर टॉपअप क्या होता है? बेसिकली कोई भी अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसके बाद उसमें ऊपर अगर कोई खर्चा आता है तो आपका एक्टिवेट हो जाता है टॉपअप या सुपर टॉपअप। डिटेल में नहीं जा रहा हूं। टॉपअप नहीं लेना, सुपर टॉपअप लेना। टॉपअप नहीं लेना, सुपर टॉपअप लेना है। अब आते हैं मोर एड ऑन्स, देख लेते हैं कुछ और एड ऑन्स है क्या? नहीं, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस एक ओपीडी केयर है, अगर आप ओपीडी केयर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मतलब जितने भी आप नॉर्मल ओपीडी वगैरह के आपके जो बिल होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, कूल है। ये करके आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आप आगे जाएंगे और मतलब आपका हो जाएगा, आप इसको पे कर सकते हैं। मैं पॉलिसी बाजार एक एग्जांपल के लिए आपको शो कर रहा था, जरूरी नहीं आपको पॉलिसी बाजार से ही लेना चाहिए, आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार अच्छा काम करता है नॉर्मली, तो मतलब मेरा सजेशन है, अगर आप चाहें तो पॉलिसी बाजार यूज़ कर सकते हैं, चाहे कहीं दूसरी जगह से लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके का मतलब मेरा इसमें एडिशनल बेनिफिट नहीं है। बट ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई है, ये आपको समझ में आया कि नहीं? आप खुद से जाइए एक बार और खुद से सर्च करके देखिए, खुद से पॉलिसी चूज करके जब एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको वो फील होगा, वो समझ में आएगा। और अगर उसके बाद किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, आपके प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आपको आंसर कर सकूं। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, इस तरीके के और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।